सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए पहले आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए भाई। सबसे पहले पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? हेडिंग करो आप, एरिया वेक्टर। हेडिंग करिए एरिया वेक्टर। अभी तक एरिया को 11th में आपने क्या पढ़ा था? स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। अभी क्या पढ़ रहे हैं एरिया को आप? वेक्टर क्वांटिटी, है ना? दोनों में कोई डिफरेंस है या वही एरिया है? भाई सेम एरिया है या दूसरा एरिया है? ये भाई डायरेक्शन आ गया है ना, सरफेस का हमने कहा था, बताया था ना। जैसे इसको आपने कंसीडर किया तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होगा, अगर उधर से कोई देख रहा होता तो इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो भी होगा। लिखो एरिया वेक्टर लिखा कैसे जाता है ये समझ रहा। मान लीजिए कोई सरफेस है, अब बात नहीं करना, मैं बताता हूँ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़े तो हैं ही, कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसीलिए भी आगे पढ़ाना चाह रहा था कि थोड़ा सा आगे का पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ नया रहेगा, तो बताना थोड़ा मेरे लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। लेकिन ठीक है, आप लोग सब जानते हैं, अच्छी बात। एरिया वेक्टर होता क्या? मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है या कोई स्क्वायर, कोई भी आपका किसी भी शेप का कोई एरिया है ना, कोई भी सरफेस है जिसका कोई भी शेप है, उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लेते हैं ए है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका भाई? ए है। बहुत ध्यान समझना बेटा। क्लास 12th का बच्चा अगर एक बार में सुन जाए, समझ जाना अभी 12th में नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर बार बार कहने पे भी नहीं सुने तो समझ लो 12th क्रॉस कर चुका है वो, अभी 12th में नहीं रह गया। सुनो बात, नहीं सुनो पहले ध्यान से। अभी बेस जो मैं बना रहा हूँ, देखो आप ये जानते हैं, हो सकता है या पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ लोग जो नहीं पढ़े होंगे अभी पढ़ेंगे। जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा ना, तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिले जिससे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं तो आपको बने, इसका ध्यान रखिए। इसका कुछ ना कुछ एरिया है ए। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहूंगा तो इसको मैंने अगर सरफेस कंसीडर किया तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, सरफेस को मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा भैया? इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर हम इसके वेक्टर की बात करेंगे तो इसके नॉर्मल की हम बात करेंगे तो नॉर्मल इन द सेंस का मतलब क्या होता है? किसी सरफेस पे हमने क्या किया, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, वो उसका क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो इस सरफेस की अगर नॉर्मल लाइन की बात करूंगा तो ये जो आपका मार्कर है ना, बिल्कुल ऐसे होगा, है ना, परपेंडिकुलर इसके। तो कहा जाता है किसी भी सरफेस का या किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, किसी भी सरफेस के एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, उस सरफेस की क्या होगा? नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल क्या होता है भाई? जो भी सरफेस होगा उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा भाई, किसका डायरेक्शन होगा? इस सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब वो सरफेस कैसे भी हो सकता है। मान लीजिए सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड हो तो आपका एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। अगर हमने इसको फ्रंट से देखा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा भाई? इसका नॉर्मल क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। लेकिन इसी सरफेस को कोई अगर पीछे से देख रहा होता तो इसका नॉर्मल अंदर की तरफ होगा भाई। तो डिपेंड करेगा कि सरफेस को आप किस साइड से देख रहे हो। तो सरफेस का जो नॉर्मल होगा, हमें यह समझना है कि उस सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है भैया? 90 डिग्री एंगल बना रही है। कितना बना रही है? 90 बना रही है। क्लियर है? अब इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या होता है? इसका एरिया वेक्टर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ लिखने जैसा नहीं है, ध्यान समझना। बस एक टर्म्स है, लिखना है, जिसको समझना है आपको। क्या है कि अगर मान लीजिए इसका एरिया या नॉर्मल जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, इसका नॉर्मल क्या है भैया? एन कैप से आप ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन कैप का मतलब क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक ऐसा आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, लेकिन कुछ न कुछ इसका डायरेक्शन है, इसलिए इसका नाम ही है क्या? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल के डायरेक्शन में है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भैया? 1 है। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया क्या है? ए है। इसका एरिया ए है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू क्या होगा? एन कैप होगा। अगर आपको पीछे याद हो तो यूनिट वेक्टर आप लोग कैसे निकालते थे 11th में? यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था? ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसी को वेक्टर ए लिखते थे आप? यही होता था ना, वेक्टर ए अपॉन ए होगा ये। तो यहां से वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप हो जाएगा भाई। ए इंटू क्या है? ए कैप। ए कैप क्या होता था? ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन एन कैप का मतलब क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है भाई? किसी भी हाँ उसके नॉर्मल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ए वेक्टर अगर मुझे लिखना होगा तो ये क्या होगा? वेक्टर ए मतलब जो भी एरिया है उसका मैग्नीट्यूड
उसको एन कैप से क्या कर ले रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी अगर सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर लिखना होगा तो उसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको एन कैप से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, या उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया, बहुत ध्यान समझना, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपके पास सरफेस है उसको हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया है भाई। एक्स वाई प्लेन में हमने ड्रॉ किया कि इसका नॉर्मल कौन से एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा प्लेन है तो इसका नॉर्मल कौन सी एक्सिस के लॉन्ग होगा भाई, आपने तीन एक्सिस पढ़ा है ना, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसका नॉर्मल जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा भाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा कि नहीं। और जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा आप यूनिट वेक्टर लिखते हो भैया, ये क्या है। तो मान लीजिए कहीं कोई रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ किया गया होगा, या स्क्वायर है जिसका साइड 5 है, हमने कह दिया एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, उसको हमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। स्क्वायर है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, उसको हम एक्स वाई प्लेन में रखे हैं, तो उसका एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का साइड 5 है तो उसका एरिया कितना आएगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। इसका मुझे अगर एरिया वेक्टर लिखना होगा 25, और क्या लिखेंगे यहाँ, के कैप। के कैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा भैया, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, के कैप। ये सबको पता है ना, तो लिखना ऐसे होगा वेक्टर फॉर्म में, ये समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम उस तरह से टैकल करेंगे। फिलहाल एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब सरफेस से हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी वही होगी, आप एरिया जो जानते हैं एरिया का होता है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव को कॉन्सेप्ट इसका समझते हो, ये पॉजिटिव कब होगा कब नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड में हम कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में लिए हैं, हम इनवर्ट डायरेक्शन, मान लीजिए इन साइड्स देख रहे हैं या अंदर की तरफ से देख रहे हैं, तो जो इसका जेड एक्सिस होगा भाई, हर एक एक्सिस के दो होते हैं ना, जैसे एक्स एक्सिस का भी एक नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस का भी अपना नेगेटिव डायरेक्शन है, इसी तरह से जेड एक्सिस का भी क्या होगा, अपना नेगेटिव डायरेक्शन होगा। जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो आई कैप लिखेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, जे कैप। वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए कैप। जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो के कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस के कैप। डिपेंड करेगा किस साइड से हम देख रहे हैं, बट मोस्टली हमेशा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन को ही कंसीडर करके लिखना होता है, लेकिन हो सकता है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है, डन। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी सरफेस का अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना होगा तो उसका एरिया और उस सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरफेस का क्या हो जाएगा, वो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हेडिंग करो, दैट्स इट। ये पहली वाली लाइन लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे और ये ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो एरिया वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या है, किसी सरफेस का जो एरिया है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में एक हमने कंसीडर किया यूनिट वेक्टर, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इस सरफेस का जो एरिया का मैग्नीट्यूड है उसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सरफेस का क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। डायरेक्शन हमेशा कहां है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रही बात, ठीक है। लिखो एरिया वेक्टर, हेडिंग करो आप, ये फर्स्ट लाइन आप कॉपी पेस्ट मारो, इसको लिख लो, ये लिख लो। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी समझ पाएंगे, इसको समझना इसलिए जरूरी है तभी आप गॉस थ्योरम समझ पाएंगे और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस जो भी हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जो हम कह रहे हैं बस उतना ही लिखो, दैट्स इट। सब नहीं लिखना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसके बाद लगाएंगे ही नहीं, टेंशन ना लो तुम। हाँ बस फर्स्ट लाइन, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द व्हाट, सरफेस। एन कैप का मतलब क्या है, यहां देखो, वेयर एन कैप इज व्हाट, यूनिट नॉर्मल, वेयर एन कैप एज, वेयर एन कैप इज, जल्दी लिखो बेटा, तो बहुत स्लो लिखते हो यार, तेज लिखो। वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, 1। ठीक है, लिखा।
कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, मुझे बस उसका एरिया चाहिए। अब जैसे यही लिखा है, देखो जरा, अब मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस में है, एक रेक्टेंगल है, नहीं लिख पाए थे क्या? हो गया था, लिख लिए थे ना। अब ये एक रेक्टेंगल है, किस एक्सिस में रखा भाई, कौन से प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। अगर मैं पूछूं इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, अगर एक्स वाई प्लेन में रखा है, इसका एरिया क्या होगा पहले ये बताओ। नॉर्मल अगर इसका हम एरिया निकालना चाहे तो क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ए इंटू बी या ए बी लिखेंगे आप, यही होगा कि नहीं। अगर इसका मुझे एरिया वेक्टर लिखना हो तो कॉन्सेप्ट अपना क्या है भाई, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू क्या होता है भाई, एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर इस सरफेस को हमने एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है भैया, ए बी। इसको क्या लिख देंगे, ए कैप लिख देंगे। कोई दिक्कत, समझ आ रही बात। अगर लिखना चाहते हो लिखो, अगर समझ तो रही हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत आएगा नहीं, फिर भी नॉलेज रखना हर तरह का थोड़ा सा जरूरी है। ये सब नहीं बताएंगे आप लोगों को, बहुत डिटेल में नहीं करे जाएंगे, ठीक। क्लोज का क्या है क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है। हेडिंग करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें ये पढ़ना है यहाँ से। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा देते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ भाई। पढ़ तो लिए ही हम लोग, अब नहीं छुपिएगा, यहीं से पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे ये, क्यों भाई। अब मान लीजिए कोई सरफेस हमने ले लिया जिसका एरिया क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस हमने ले लिया जिसका एरिया क्या है, ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, कोई भी आपने इमेजिनरी सरफेस से कंसीडर कर लिया, या कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के, मान लीजिए ये सरफेस, एकदम पेशेंस रखिए, हर चीज बताता। आपको कुछ न लगेगा कुछ छूट रहा है तो मैं उस पर भी बात कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है पहले एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या अभी टच ही नहीं किए हैं, देखे नहीं है, तो जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक सरफेस लिया भाई, इस सरफेस का अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, फ्रंट से देख रहा हूँ, तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा भैया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, होगा ना ये। तो जब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है, अगर एक वर्ड में समझना हो तो क्या पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप जब बात करते हो कि सिंगल वर्ड में हमें समझना हो तो हम सीधे बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू व्हाट, एनी सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस या पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। मतलब मान लीजिए ये सरफेस हमने कंसीडर किया, कोई इमेजिनरी सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में या इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब किसी भी इमेजिनरी सरफेस से जितने नंबर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन डायरेक्शन उसका कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए या नॉर्मल से पैरेलल होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके परपेंडिकुलर जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। या तो कहेगा नॉर्मल के पैरेलल होना चाहिए, या कहेंगे सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कहां से पास हो रही हैं, किसी सरफेस से, किस डायरेक्शन में, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना भाई। पहले फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कि स्टैंडर्ड, फिर सेकंड पे भी आएंगे।
क्या दोनों कह सकते हैं, अभी आएंगे उस पर भी, सब बात करेंगे, अभी सब पता चल जाएगा हम लोगों ने कितना पढ़ा, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा रखना भाई, बता देंगे। जब हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे ना तो होगा आउटवर्ड, जब हम नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे होगा इनवर्ड। अभी एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, अभी बताते सब बता देंगे, 1% का कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस आप सुनो मैं बता रहा हूँ। लिखो जरा, लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखिए, लिखिए लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, it is defined as the total number of electric field lines, it is defined as the total number of electric field lines, it is defined as the what, total number of electric field lines passing through a surface passing through a surface held, HELD, held perpendicular direction to it, held perpendicular direction to it, it मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, held perpendicular direction to it, ब्रैकेट में क्या लिखना, पैरेलल टू इट्स नॉर्मल, या तो नॉर्मल की इसके क्या होगा पैरेलल, कैसे भी बोले वो, या तो नॉर्मल के पैरेलल बोलेगा या सरफेस के क्या होगा वो परपेंडिकुलर, held perpendicular direction to it, ब्रैकेट में क्या लिखना, पैरेलल टू इट्स व्हाट नॉर्मल, ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं, ऐसी लाइंस की बात कर रहे हैं जो इस सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पे एंटर कर रही हैं, आ भी रही हैं जा भी सकती हैं, लेकिन दोनों की बात करेंगे अभी, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे तब अलग अलग देखेंगे, ठीक है, तब इनवर्ट आउटवर्ट बोलेंगे। अभी एक जनरल वे में हमने समझा क्या है क्या नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, लिखो इफ वी हैव ए सरफेस ऑफ एरिया ए, if we have a surface of area what, capital A, and a certain number of electric field lines, a certain number of electric field lines are passing through it, a certain number of electric field lines are passing through it, are passing through what, it, ब्रैकेट में देना नॉर्मली, passing through it normally, ब्रैकेट में देना, then electric flux can be written as, सिंबल्स पता है ये सबको, क्या लिखेंगे, सिर्फ फाई लिखें या फाई ई लिखें, फाई ई, ई इंटू क्या हो जाएगा भाई, ई इंटू क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यहां से जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, वोल्ट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है जरा बताना, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा जो आप कह रहे थे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, या मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, या तो लिखिए वोल्ट मीटर या क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट मीटर लिखेंगे। यूनिट वगैरह तो लिखना आना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, लेकिन इतना तो आना चाहिए आपको, लिख लो भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर क्या होगा वोल्ट मीटर। कैसे लिख रहे हैं वोल्ट मीटर, आपको पीछे याद है मैंने बताया था क्या, हाँ
माइनस की डीवी बाई डी आर लिखवाया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्विवेलेंट था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के। पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। ये डिस्टेंस है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट क्या होगी भैया? वोल्ट पर मीटर। और एरिया का क्या होगा यहाँ? मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर से एम की इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो क्या आएगा? वोल्ट मीटर ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे तो आएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत? सब चीज समझिए भैया, कितना रटेंगे, निकालना आएगा तभी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो मैं लिख रहा हूं वही सही है ना। नहीं तो कंफ्यूजन होता रहता है कि क्या लिख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है कि नहीं? गलत कह रहा हूं? नहीं, लिखो। नेक्स्ट लिखा जाए। अगर मान लेते हैं इस एरिया के स्मॉल एलिमेंट की हम लोग बात करें तो कहीं मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, तो क्या होगा भाई? स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे जिसका एरिया वेक्टर है, यहां पर क्या मान लेते हैं भाई? डीए मान लें। चलो डीए मान लिए। क्या अभी लिखेंगे? अब गॉसियन सरफेस अलग है, हम जानते हैं। देखो जब कुछ थोड़ा बहुत पता होता है पहले से ना, बहुत डिफिकल्ट होता है चीजों को डाइजेस्ट करना लेना। अब मेरा यकीन करिए, आप चाहे कितना भी पढ़े रहेंगे, कुछ न कुछ नए तरीके सोचना, पढ़ना, लिखना, समझना आपको बता देंगे, कहीं से भी कुछ भी। लेकिन डिफिकल्ट तब हो जाता है ना जब सब क्या हो जाए एकदम, ठीक है, दिक्कत हो जाए। अगर स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा? भाई बड़ा एरिया ले रहे हैं तो बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही तो क्या होंगी? ज्यादा निकलेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही है, बाहर से आ रहा है, छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा भाई। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? लिखो, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, लिखो फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज, कैसे लिखा जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज, क्या होगा भाई? छोटा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कम होगा? कम होगा कि नहीं? डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? इनटू डी ए होगा। अभी भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही भाई? नॉर्मल के पैरेलल या सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं तो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट अभी आ जाएगा, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको आराम से कर लेते हैं तब बात करेंगे, ठीक है। अब हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए लिख लिया, टोटल सरफेस एरिया लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नीचे लिखो टोटल या नेट, टोटल या फिर व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे भाई? अब यहां लगाएंगे क्या? साइक्लिक इंटीग्रेशन ईडीए। क्या लगाएंगे भैया? साइक्लिक का मतलब सरफेस कैसा है भाई? क्लोज्ड है। क्लियर है? बहुत आप सबको क्लियर है। साइक्लिक इंटीग्रेशन ईडीए, ठीक है। या कहीं कहीं राइटर्स ऐसे भी लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना कभी अगर ऐसे आ जाए तो। कहीं कहीं राइटर्स ऐसे लिखते हैं, एरिया इंटीग्रेशन ईडीए, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड लूप की हम बात करें, वो लूप किसी भी शेप साइज का हो सकता है ना। एरिया इंटीग्रेशन का मतलब जो भी सरफेस है उसकी एरिया इंटीग्रेशन की हम बात करें, पूरा एरिया हम कवर कर रहे हैं ना। इसके कहने का मतलब यह है कि इस टोटल सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे हमने इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंसीडर किए, सबसे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है सबको क्या कर दिया हमने? सम अप कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, फिलहाल ये समझेंगे जो हमारे काम का है, ये समझिए। डन? कोई दिक्कत? ठीक। अब जरा मुझे बताना कि जरूरी नहीं कि हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी एंटर करें, कुछ एंगल्स पे भी जा सकती हैं। अगर कुछ एंगल से जा सकते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? नीचे लिखो, नोट करके लिखिए, नोट करके पहला पॉइंट लिखिए। हाँ लिख लो, नोट करिए और लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नोट में लिखिए फर्स्ट पॉइंट। if electric field lines are, if electric field lines are, if electric field lines are passing through a surface at theta angle,
थीटा एंगल कहां से लेंगे? सरफेस के नॉर्मल से लेंगे। सरफेस के किससे लेंगे? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सरफेस एट थीटा एंगल, एट थीटा एंगल, थीटा बनाना वर्ड्स में नहीं लिखना, एट थीटा एंगल, ठीक है, टू इट्स नॉर्मल। किसके नॉर्मल की बात कर रहे हैं? टू इट्स नॉर्मल। किसके नॉर्मल की बात कर रहे हैं? सरफेस के एंगल हमेशा किससे लिया जाएगा? सरफेस के नॉर्मल से लिया जाएगा। नॉर्मल मतलब समझते हैं ना, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो आपको लाइन मिल रही है मेजरली, उससे लेंगे एंगल। बहुत क्लियर समझना, नहीं एंगल लिखने में गलती हो जाती है। क्या लिखा आपने? विथ टू इट्स व्हाट? नॉर्मल। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम सरफेस, मतलब जिसे हमने पहले की बात की, अगर वही है तो, कैन बी गिवन एज, क्या लिखेंगे भाई? पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा लिखेंगे। अगर एरिया एलिमेंट हो बहुत स्मॉल तो ई ए कॉस थीटा, या फाई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? या फाई इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे भाई? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा? वेक्टर ए, क्योंकि कॉस थीटा किस में आता है भाई? कॉस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। कॉस थीटा किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट ए। अब ये कॉस थीटा कहां से आया ये बताओ पहले। ये कॉस थीटा क्यों आया और कहां से आया? हाँ, कॉस थीटा क्यों आया और कहां से आया बताओ जरा। कहां से आ रही? लिखते हैं, बताइएगा आप। मैं लिखता हूं। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, थीटा बोलो भाई। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, सरफेस एकदम स्ट्रेट नहीं है, चूंकि 3D में दिखाना यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कोशिश की जा रही है, कुछ दिखाते हैं हम। क्या ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं हमेशा? हाँ, क्या हो जाएगा भैया बताना। मान लीजिए इसका जो एरिया वेक्टर है ना, स्मॉल एलिमेंट का हमने जो माना, ये कुछ ऐसे आ रहा है भाई, ये डी ए, वेक्टर डी ए है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। एरिया वेक्टर ये, इसका नॉर्मल कैसे होगा जरा बताना। जिस डायरेक्शन में आपका डी ए है उसी डायरेक्शन में तो होगा। अरे डी ए वेक्टर लिखेंगे तो नॉर्मल के डायरेक्शन में ही तो है ये। इसका इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो जब आप स्मॉल एलिमेंट के लिखेंगे, बहुत अंडरस्टूड है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? या फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखना होगा तो। हम ये कह रहे हैं कि डी ए कॉस थीटा कैसे आ गया या कॉस थीटा कैसे आया, समझना जरा। डेफिनेशन इसकी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? क्या बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में? नॉर्मल टू द व्हाट? अगर इस सरफेस के मैं कंपोनेंट, जो भी हमने एरिया एलिमेंट लिया यहाँ पर डी ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो इसको मैं रिजॉल्व करूं इसके कंपोनेंट में, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा इसका? वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यही आएगा कि नहीं? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा भाई? डी ए कॉस थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एकदम पैरेलल हो जाएगा किसके? लाइंस के। तो लाइंस इससे अगर बहुत थिन सरफेस है तो इससे पास होंगे नहीं। तो दूसरा हमने क्या लिखा था? पैरेलल टू द नॉर्मल। या तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर क्या होगा? पैरेलल टू द नॉर्मल। अब इसका जो नॉर्मल आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी के तो पैरेलल हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आपके, इसी के ही तो पैरेलल हैं, और हमें पैरेलल ही लेना था नॉर्मल के, या तो सरफेस के क्या लेना है, परपेंडिकुलर। यही तो कंडीशन बताए थे ना हमने, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, एरिया का। इसलिए इस फॉर्मूले में क्या आएगा, cos थीटा आएगा। स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, dA cos थीटा। पूरे सरफेस को हमने कंसीडर कर लिया तो क्या आ जाएगा, A cos थीटा। पूरा सरफेस का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। इसलिए जब थीटा एंगल से पास आउट होंगी लाइंस हमारी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। स्मॉल एलिमेंट से पास होगा तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, EDA cos थीटा। साइन थीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन थीटा जस्ट ऐसे हो जाएगा, समझ आई बात, उससे एक भी लाइन पास नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके थ्रू आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लाइन पास होना चाहिए ना, वो भी सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या नॉर्मल के एकदम क्या हो जाए, वो पैरेलल हो जाए। इसलिए यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इसका, cos थीटा वाला आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये समझने के लिए कि कैसे आ रहा है, जानकारी इसलिए होनी जरूरी है। बेसिकली ये समझना है कि एंगल हमेशा हमें कहां से लेना भैया, नॉर्मल से। नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, अरे एन कैप इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, नॉर्मल से ही एंगल किसका लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्मल से एंगल लेंगे, वही हमारा हमेशा क्या होगा, थीटा होगा। अगर थीटा एंगल पे हमारा है ये, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये इसके क्या होगा, नॉर्मल की पैरेलल होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूले में क्या, cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है, ये लिखने को नहीं आएगा, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ताकि आप एंगल्स वगैरह जब लिखे न्यूमेरिकल्स में तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में फंसेंगे हम। ठीक है, बस समझ आई। अब जो आप कह रहे थे उसकी बात करेंगे, इसको बनाकर चाहे तो छोटा सा लिख लो फटाफट, फिर आगे बात करेंगे। चलो भाई लिखो, ये लिखने को नहीं आएगा आपको, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। क्यों बता रहे हैं इसको, हम लोग न्यूमेरिकल्स करें तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एंगल कहां से आया, cos थीटा कहां से आया, कैसे लिखे थे, आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, लिख लिया, लिख लिया। समझदार बच्चे हो, वो तो आप बचपन से थे, मैं देर से समझा, मैं कहा यही कहने वाले समझ गए आप दोनों। ये बताओ पहले, क्लियर हो रहा है ना कैसे चल रहे हैं ये, थोड़ा रुकेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें बात करेंगे। आपका पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे, आज न्यूट्रल बना देंगे, टेंशन न लो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आज न्यूट्रल बना देंगे। आज एक माइटोकॉन्ड्रिया से 3 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, यही घबराओ नहीं, बताते हैं कैसे। क्या ये समझ गए cos थीटा कैसे आया, अभी समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, ये श्लोक आ रहा है, डन। cos थीटा कैसे आ रहा, डन, आ गया भैया। नोट का सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ Q आपका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और Q नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हटाऊं भाई, ऐसे हटा दूं, देखो अगर आपका चार्ज Q क्या है, पॉजिटिव है तो क्या होगा। नोट का सेकेंड पॉइंट, इफ Q इज पॉजिटिव, चार्ज क्या है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बोलो, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा भाई, आउटवर्ड होगा। कैसे होगा ये बताते रहे, देख लो भैया, लाइंस ड्रॉ कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिकली क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही है भैया। अब तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन का मैं आंसर ऐसे करता हूं, अब जरा समझना, मुझे बताना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है भाई, तुम्हें बताता हूं क्यों, अगर आप पढ़े होते तो पहले दिक्कत होती। अब मान लीजिए मैंने ये ले लिया, अब मान लीजिए सरफेस हमने ये ले लिया, शेप साइज सरफेस का चाहे जितना भी कर दें, इस सरफेस के अंदर अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है, तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है इसमें कोई डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस नहीं आएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो चाहे क्यूब लें, चाहे स्क्वायर लें, चाहे रेक्टेंगल लें, सबका जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा।
क्लोज्ड फिगर कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड फिगर हमने ले लिया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही तो सेम नंबर में ही जाएंगी ना। नंबर में चेंज आएगा क्या? चेंज तब आएगा जब चार्ज चेंज करते हैं हम। तो जो हमने सरफेस कंसीडर किया उसके शेप साइज पे डिपेंड करेगा क्या? ये हमने छोटा सा ले लिया भाई, ये जो पिंक कलर का हमने ड्रॉ किया है, इसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही आएगा जितना इस ग्रीन का वाले का आएगा, जितना इस येलो वाले का आएगा। क्यों सेम आएगा भाई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपके चार्ज पे डिपेंड कर रही है ना, चार्ज से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी। अब छोटे से इसको एरिया हम कवर कर लें चाहे पूरे से बहुत बड़े से, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। बस फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या आएगा ये समझना। फर्क ये आएगा कि अगर हमने छोटा एरिया कंसीडर किया तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बड़े एरिया कंसीडर करेंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फर्क इसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे जितना छोटा या बड़ा सरफेस हमने कंसीडर किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फॉर्मूला एरिया आएगा, ये लिखी हो जो ना, तो किसी पर्टिकुलर एरिया से जो पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल नंबर ऑफ, इसी में कहा ना डेफिनेशन में सब ध्यान रखना। डेफिनेशन हमने क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोला ना सिंपल सेंटेंस, टोटल नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। तो हमने कहा अगर हमने ये छोटा वाला एरिया लिया, ये छोटा वाला सरफेस हमने लिया जो पिंक कलर से हमने ड्रॉ किया है, और हमने ग्रीन वाला देखा या येलो वाला देखा, सबसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं चेंज आएगा। फॉर्मूले में देख कर रखेंगे, फॉर्मूले क्या लिखे? E इज इक्वल टू भाई फाई इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? फाई इज इक्वल टू, कंफ्यूजन यही होता है, इसीलिए ध्यान रखना ई ए कॉस थीटा। तो एक सरफेस कंसीडर करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। सरफेस कंसीडर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। उस एरिया से कर दिए, चाहे इसका एरिया कुछ भी हो। अब आप सोचेंगे फाई वहां से बदलेगा ना, डेफिनेशन में आओ। वर्ड्स में इसीलिए मैंने क्या लिखा था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ये देखो कि इनसे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है हमारी, इससे भी उतना ही नंबर पास हो रहे हैं जितना इससे, जितना इससे, उससे। तो सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? सेम ही तो आएगा, अगर किसी भी सरफेस की हम बात करेंगे तो। क्लियर हो रही बात अपनी? डन। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन इसका क्या होगा? आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन इसका क्या होगा? आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो, अगर ये नेगेटिव हुआ तो चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा अपना? ये नेगेटिव होगा। और डायरेक्शन इसका कैसा होगा भैया? इनवर्ड। क्या होगा ये? मतलब ये अंदर की तरफ आएगा, है ना भाई? आप लोग जानकार तो हैं ही। माइनस क्यू चार्ज है तो भाई ये क्या आएगा? अंदर आएगा। इसलिए आराम से चल रहे हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? अंदर आएंगी, या आप ये समझो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी। बहुत ध्यान समझना, दो तरीके से समझा रहा हूं। इसीलिए नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी। इन्वर्ट होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या कहें कि नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी क्योंकि अंदर रखा है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो हमेशा क्या होंगी? बाहर की तरफ जाएंगी, आउटवर्ड होगा, और ये पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी पूछा जाता है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, तो आप बता पाएंगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका? आउटवर्ड। इसका मतलब जब किसी क्लोज्ड फिगर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। जब किसी क्लोज्ड फिगर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? अंदर आएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। चार्ज नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर दिया उसने, कोई भी सरफेस, और उसमें लाइंस को ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया भाई चलो बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? किस तरह का चार्ज इसके अंदर है? तो आप क्या बता दोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है। और किस तरह का चार्ज है इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज है। और कहीं पर अगर इस तरह से सरफेस ड्रॉ किया, एकदम समझना इसको क्योंकि क्वेश्चन अभी इसमें देती हैं। देखो कैसे आए हैं क्वेश्चंस, मैं आपको दो चार क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा इसके कैसे आए हैं। देखो एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, चार्ज कैसा है इसके भाई अंदर? पॉजिटिव। बहुत क्लियर है ना? यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या है भाई? पॉजिटिव। और चार्ज कितना ये नहीं पता है हमें, बोल जाओ। चार्ज की नेचर पूछ रहा है, फ्लक्स बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दैट्स इट। क्लियर है? इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं? अब समझ रहा। जब हमें देख लो इसको तो मैं बताऊं,
अभी गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया तो है ही, मैं थोड़ा सा उनको बताकर अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अब इसको फ्लक्स को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर अपन आगे मूव करते हैं। जरा बताते हैं क्वेश्चन, है ना, इसको हटाऊं, जल्दी करिए थोड़ा सा, बताएं। समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेम सेम। अच्छा, मतलब ऐसे कह दिया, कुछ भी बैठाना होता है ना। एक होता है हॉट पॉट फाल्सी, सोशियोलॉजी में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, हॉट पॉट फाल्सी। जैसे कहते नहीं कि किसी भी चीज को किसी से भी रिलेट करके लॉजिक बना देना। अच्छा तुम गए थे बाहर, आज तुम गिर गए, तुम आज रेड कलर का कपड़ा पहन के गए थे इसलिए ऐसा हो गया। किसी भी चीज को किसी से भी रिलेट कर देना, नहीं समझ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो उसको सोशियोलॉजी में बोलते हैं क्या, हॉट पॉट फाल्सी। बाकी उसको लोग कहते हैं वो सब दूसरा। बना लिए इसको, बना लिए, बनाए भाई, बनाए। चल अब मैं कह रहा हूं गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं भाई, कि किसी भी क्लोज फिगर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हमारे या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, वो इज इक्वल टू में क्या होगा, चार्ज उस क्लोज फिगर के अंदर क्या है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। मान लीजिए कोई क्लोज फिगर है, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको, डिराइव भी करेंगे गॉस साहब का थ्योरम जो भी है हमारे यहाँ आता है वेरिफिकेशन इसका। मान लीजिए इसके अंदर कौन सा चार्ज है भैया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। हमने कह दिया इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं, तो कैसे निकालोगे आप, इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/ε0 से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अभी गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हम लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब जरा समझना, अब मान लीजिए सरफेस में एक से ज्यादा है चार्जेस, बहुत ध्यान समझना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होती है भाई, बाहर निकलेंगी, नेगेटिव की वजह से क्या होंगी, अंदर आएंगी। अब मान लीजिए कोई क्लोज फिगर हमने ले लिया, अभी इसको लिखेंगे पढ़ेंगे भी, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने को आ गया तो कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ -Q1 है अंदर इसके चार्ज, और यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज क्या है भाई, Q2 है। ये प्लस है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। अब हम पूछ रहे हैं भैया बताओ इस क्लोज फिगर से भाई, एक जो हमने सर्कल बना दिया है इसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक -Q1 है, एक क्या है आपका +Q2। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो -Q की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, +Q2 की वजह से क्या हो जाएंगे, बाहर। क्या इक्वल है क्या कि जीरो हो जाएंगे, कि जितने गए उतने आ गए, इक्वल है क्या ये चार्जेस, इक्वल होते तो क्यों लिखते Q1 Q2, डिफरेंट है ना, डिफरेंट है कि नहीं, Q2 से बाहर जाएंगे, Q1 से अंदर आएंगे। हाँ, इसका मतलब जब हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो चार्ज नेगेटिव है उसको क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब ये आएगा Q2 - Q1 अपॉन क्या होगा, ε0। मतलब अगर Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेट आउटफ्लो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नेट आउटफ्लो क्या होगा, इनवर्ट होगा। भाई ज्यादा लाइन अंदर आएंगी, जाने के कंपैरिजन में क्या होंगी, ज्यादा लाइन अंदर आएंगी, तो वो नेगेटिव होगा कि नहीं, तब वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमने Q1 Q2 नहीं लिखा होता, यहां समझना ध्यान से, यहां सिर्फ +Q और -Q लिखा होता, कॉन्सेप्ट यही लगाते हैं, क्या जाता है जीरो, जितना अंदर उतना ही क्या बाहर। क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है इसमें। मान लीजिए कभी कहेंगे इसके सेंटर पर रखे हैं, कभी कहेंगे बाहर रखे हैं, कहीं भी रखे हैं इधर, बस क्लोज फिगर के अंदर आ रहा है, कहां आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कह दिए मान लीजिए हम सेंटर पे चार्ज क्यू रखे हैं तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, या मान लीजिए चार्ज क्यू यहां रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कहां रखा है, बस ये देखना कि जो भी क्लोज फिगर है उसके अंदर है, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन वही सेम लिखेंगे, क्यू इनसाइड अपॉन क्या होगा, ε0। लेकिन अब जरा समझना, अगर मान लीजिए इसके बाहर कोई चार्ज रखा हो, तो इसके बाहर कोई चार्ज रखा हो, तो मान लीजिए यहां पर क्या है, चार्ज Q1 रखा है, यहां पर कोई चार्ज Q2 रखा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हाँ, बाहर वाले काउंट क्यों नहीं करेंगे ये बताइए जरा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या कह रहे थे।
आप बताइए, क्या इससे लाइन नहीं निकलेंगे क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर भी होंगे, क्या इससे लाइन नहीं निकलेंगे क्या? आ रहा हूं, क्या इससे लाइन नहीं निकलेंगे क्या? तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों नहीं होंगी भाई? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? कूटे जाओगे, समझना। इसलिए नहीं इसको कंसीडर करेंगे बेटा, देखो आधा अधूरा नहीं समझना। इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लाइन इसमें एंटर करेगी ना, ये बाहर भी तो निकल जाएगी, जितना अंदर जाएगी उतना ही सेम क्या होगी, तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? जीरो। इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। जाएगी अंदर जरूर, कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना अंदर आएगी उतना ही तुरंत क्या होगी, बाहर भी तो इसका निकल जाएगी। लेकिन इसकी वजह से केवल आउटफ्लो हो रहा है, केवल बाहर निकल रही है Q1 की वजह से, लेकिन इसकी वजह से भाई जा रही है अंदर, लेकिन जितना एंटर कर रही है वो बाहर भी तो जाएगी, आगे तो जाएगी। तो इनफ्लो आउटफ्लो इसका क्या है, सेम है, तो नेट क्या हो जाएगा इसका? जीरो। लेकिन इसकी वजह से नेट क्या होगा? आउटफ्लो पॉजिटिव होगा। बहुत क्लियर, एकदम टू द पॉइंट समझना। छोटा कोई दिक्कत, नेगेटिव हो सकता है। अगर ये माइनस चार्ज होता तो जरा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती तो आएगा इधर से, जितना इस पे एंटर किया उतना इधर से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का फर्क आएगा। अब ये नहीं कह सकते कि लाइन इसकी वजह से अंदर नहीं जाएगी, लाइन एंटर करेगी, लेकिन जितना एंट्री लेगी उतना ही सेम क्या होगी भाई, बाहर भी तो जाएगी, एग्जिट भी तो करेगी। तो ओवरऑल इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बहुत ध्यान समझना, ऐसे इधर उधर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस ना एकदम मान्यूट टेबल देकर आपको कंफ्यूज कर देंगे। हमारे एमसीक्यू भी गलत हो जाते हैं, सब्जेक्टिव वाले तो कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन प्रॉपर डिटेल में लिखेंगे, फिर इसको एकदम लिखिए अच्छा आगे बढ़ेंगे। गॉस थ्योरम फिर वेरीफाई कराएंगे। डन? ठीक है भैया, डन। जितना पढ़े अभी समझ में आ गया कि नहीं? इसको नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे हम लोग। हाँ, अब देख लो।